और बार आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार को। हाँ जी, अलंकार को आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा अलंकार शब्द है, जिसका कि अर्थ ही होता है अलंकृत करना। क्या अर्थ क्या होता है इसका? अलंकृत करना इसका अर्थ होता है। ठीक है, यानी कि सजाना, सजावट करना। जैसे कि हाथों का अगर अलंकार क्या है, हाथों का अगर हम महिलाओं के हाथों का अलंकार देखें तो वो क्या होगा? चूड़ी होगा, चूड़ी होगा। या फिर वो क्या होगा? मेहंदी होगा। हाँ जी, मेहंदी होगा। ठीक है, मेहंदी होगा, वही होगा। ठीक है, उनका अलंकार। अगर हम जैसे कि आज कोई भी चीज़ जो कि अलंकृत करने में, सजाने में काम आती हो, जैसे कि अगर आज देखें हम तो मेकअप जो होते हैं, मेकअप या फिर जो हमारे सोने होते हैं, गहने होते हैं, वो भी अलंकार कहलाएंगे। मतलब एक अर्थ से अगर हम देखें तो वो भी अलंकार ही कहलाएंगे। वो भी क्या? अलंकार ही कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार का अर्थ तो समझ में आ गया, जो कि सजाने के काम में आता है। अब देखो, यहाँ पे अलंकार जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे भी सजाया ही गया है। उसको सजोया ही, मतलब सॉरी, सजाया ही गया है। ठीक है, सजाया ही गया है। पर यहाँ पे जो सजावट है वो कुछ अलग प्रकार की है। और वो किस प्रकार की है? तो सजावट कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ पे कवि जो हैं, कवि जो भी कवि हैं हमारे, तो जो भी उन्होंने पंक्ति बोली है, जो भी उन्होंने काव्य रचनाएं की हैं, उन्होंने अपने पंक्ति में, किसमें? अपने पंक्ति में, अपने वाक्य में, अपने पंक्ति में कुछ ऐसे शब्दों का, या फिर कुछ ऐसे को शब्द भी होते हैं और अर्थ भी। ठीक है, अर्थालंकार, शब्दालंकार। तो या फिर कुछ शब्दों से, या फिर जब हम उस वाक्य का अर्थ निकालें तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसा किया है, कुछ उसको इस तरह से समझाया, सजाया है कि वो बहुत ही अच्छा लगने लगे जैसे सुनने में। ठीक है, जैसे कि देखो, हम बोलते हैं ना चाय वाय। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि जैसे कि अगर हम मान लो आप किसी रिलेटिव के घर में गए, सुबह सुबह है ना, दौड़ने गए और वहीं से वहाँ पे चले गए। ठीक है, ऐसे पागल लोग ही करते हैं। तो मान लो आप वहाँ पे गए, ठीक है, और वहाँ पे जो है कि आप वहाँ पे गए, बोले चाय वाय दो। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप बोलेंगे चाय वाय दो तो एक तरीके से अच्छा भी लगेगा। पर बोले कि सीधा चाय दीजिए तो फिर ये उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि चाय वाय दीजिए, कुछ नाश्ता वास्ता कराइए, इस तरह का जो अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। सॉरी, 2 सेकेंड प्लीज़। देखिए, है ना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, सिवाय कि जो आपका जो चाय वाय वाली बात है उसको, ये ज़्यादा अच्छा लगता है चाय को छोड़ करके। ठीक है, तो ऐसा ही है हमारे वाक्य में, पंक्ति में ऐसा ही है। ठीक है, हम क्या राइमिंग वर्ड का यूज़ करेंगे जो कि मिलते जुलते शब्द हैं। ठीक है, अब देखो, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार आपके एग्जाम में, कि जैसे बोल देगा आपको अलंकार का आप संधि विच्छेद करें। देखो, हर जगह से ना, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मान लो किसी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का ही तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ का, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, हर जगह से ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो दो शब्द हैं अलंकार। यानी कि अगर अलंकार का आप संधि विच्छेद करने जाओ तो क्या ये नहीं होगा? तो यहाँ से आपको एक और चीज़ पता चल गई कि संधि विच्छेद क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अलंकार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, और मानव समाज पर बहुत ही सौंदर्योपासक है कि उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों का जन्म दिया गया है। देखो, यहाँ पे वही समझाया गया है कि अब नारी एक आभूषणों का प्रयोग करती है, और उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने का अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आपके वाक्य को, आपके पंक्ति को आप जो कहते हो उसमें सुंदरता लाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो, अलंकार के प्रमुखता जो होते हैं, दो ही भेद होते हैं अलंकार के जी। पहला भेद कौन सा है? शब्दालंकार, और दूसरा है अर्थालंकार। मैं आपको सीधा इसका एक समरी दे देता हूँ। देखो, अभी तक बहुत लोग जो मतलब पढ़ रहे हो, 1-2 बार पढ़ चुके हो, पिछले बार भी, अभी तक आप लोग को ये नहीं पता होगा कि अलंकार के 2 भेद होते हैं, है ना। मतलब जो अभी मतलब जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा, बट जो अभी छोटे हैं, मतलब कि कोई सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो शब्दालंकार देखो, 2 प्रकार के होते हैं अलंकार, एक शब्द, एक अर्थ। शब्दालंकार में आप बोल सकते हो राइमिंग वर्ड का तरीके का होता है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा जिससे, जैसे कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पे देखो, ये जो शवर्ण की आपकी आवृत्ति आ रही है, तो ये शब्द है। क्या ये शब्द है? सजना। और फिर मतलब अगर आप देखो यहाँ पे,
तो ये क्या है, एक शब्द है और इसी से निकल रहा है, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे काव्य में सुंदरता बढ़ रही है शब्द से बढ़ रही है, पर कुछ ऐसा हो जिसमें कि अर्थ से निकले। मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे अर्थ, अगर आप इसका अर्थ निकालोगे कि मुझे खिलौने के रूप में चांद ही चाहिए, मुझे चांद ही चाहिए, चांद जैसा नहीं, चांद ही चाहिए, ठीक है। सो अगर अर्थ से आपको उसमें कुछ चमत्कार आता है तब तो वो होगा अर्थालंकार, बट अगर शब्द से है तो शब्दालंकार बिल्कुल डेफिनेटली आप सही करके आएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं, तो शब्दालंकार के ध्यान रखिएगा 3 भेद हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक है और तीसरा है श्लेष है, ठीक है। और अगर हम अर्थालंकार की बात करें तो यहाँ पे बहुत होते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मुख्यतः आपसे पूछे, मुख्य रूप से शब्दालंकार के 3 ही भेद हैं और मुख्य रूप से अर्थालंकार के 5 ही भेद हैं। बट अगर आप अलंकार पढ़ने लगेंगे ना तो 100 के पार हैं, 100 के पार, सोच सकते हो 100 से ज़्यादा अलंकार हैं, 100 से। बट यहाँ पे मुख्यतः हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ रहे हैं, बहुत हम डीप नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अर्थालंकार के ही भेद आप देख लीजिए। अर्थालंकार में आपके आता है उपमा, देन आपका आता है यहाँ पे रूपक, देन उत्प्रेक्षा, देन अतिशयोक्ति, देन मानवीकरण। तो हम सारे को देखने वाले हैं, आपको आज के बाद कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। शब्दालंकार तो मैंने आपको बता दिया, शब्द के माध्यमों से जो है कि काव्य को अलंकृत किया जाए वे शब्दालंकार कहलाते हैं, यानी किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द के। तो देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पे देखो फिर फिर अब तो कहीं नहीं है, बट ये रिपीटेशन हुआ, यानी कि ये शब्द है तो ही तो रिपीटेशन हुआ, तभी तो ये बार बार आ रहा है। ये च है, ये बार बार तभी तो आ रहा है क्योंकि ये शब्द है, ये च शब्द नहीं है, च तो आपका वर्ण है। बट यहाँ पे ये चारू बोला गया तो ये शब्द है, चंद्र बोला गया ये शब्द है, चंचल बोला गया ये शब्द है। ओके, ठीक है, प्लीज़। हाँ देखो यहाँ पे आपको चंचल बोला गया ये शब्द है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो कि शब्दालंकार क्या है, जहाँ पे शब्द से अलंकृत किया जाए। शब्दालंकार के भेद अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ठीक है। सो चलिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं अभी अनुप्रास को। अनुप्रास बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसका देखेंगे हम। अनुप्रास, जब किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक ही देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, वर्ण और एवं अक्षर में कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्ण और अक्षर में कोई अंतर नहीं होता, वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, ठीक है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह क्या होता है जी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अनुप्रास का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको पता चल के जहाँ शब्द की आवृत्ति से जो है कि अलंकृत हो वाक्य, सुंदरता है उसमें, उसको थोड़ा सा भव्य दिखे, है ना। तो वहाँ पे जो है कि हमारा अनुप्रास अलंकार होता है, जो वहाँ पे वर्ण की आवृत्ति से, वर्ण की आवृत्ति से। तो देखो यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, सीधा सा मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ण बार बार आए, वर्ण कितने कौन होते हैं, दो होते हैं। स्वर होता है ए और एक व्यंजन होता है। व्यंजन मतलब क ख ग घ, और स्वर मतलब अ आ ई उ री ए जो भी है, ठीक है। तो और एक चीज़ और याद लीजिएगा, जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 43 होते हैं और जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, यानी कि 11 होते हैं। और व्यंजन हमारे 43 यानी कि 43 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ओके, यहाँ पे देखते हैं अब एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं। देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें, अगर आप यहाँ पे देखो, बस इतने से देखो, इतना ही हो जाएगा ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहला च आया, यानी चारू च, चंद्र च, चंचल च, ठीक है, चंचल च। तो यहाँ पे एक ही वर्ण है, ये च जो वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार, इसका आना बार बार हो रहा है। ये वो वाला मेहमान बन चुका है जो कि 1 महीने तक आके हमारे घर पे ही रहते हैं। उनके बाद वो अलग बात है कि उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी पहले होती थी, ठीक है। ये वैसा वाला मेहमान हो चुका है अभी, ठीक है। तो ये क्या बार बार आ रहा है, ठीक है। और इसी की आवृत्ति से जो है कि ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगा। जैसे मैं बोलूँ, अगर चंदन की मैं अगर ऐसे बोलूँ, ठीक है, चंदन की क्या मैं बोलूँ यार,
चंदन की टॉर्च की किरणें, तो क्या ऐसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। खेल रही थी जल थल में, ऐसा नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूँ चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पे एक बहुत मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पे ही बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि चंदन की टॉर्च की किरणें खेल रही थी जलथल में, तो ये तो फिर अलंकार कोई होगा ही नहीं, क्योंकि इतना बकवास है कि लोग वहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति से सौंदर्य बढ़ रही है, ठीक है। अब एक और देखते हैं, और एक और है, वो है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो देखिए मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, क्या? मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, ठीक है। तो बोला गया है यहाँ पे कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, तो यहाँ पे मुस्कान मनोहर मनुज वेश की उजियाला, तो यहाँ पे हम दो भाग में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको करते हैं, देखो म म म म म, यहाँ भी आवृत्ति हुई, बस अलंकार, ये अनुप्रास हो गया। वैसे ही कल कानल कुंडल मोर मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती है, तो यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति। फिर कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी, तो ये भी देख लो, ये भी वही आवृत्ति है, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल्स है। अब यमक पे आते हैं। जिस प्रकार अनुवाद में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक में किसी वाक्य का संदर्भ बनाने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। दो बार प्रयोग ये शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। देखो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे अर्थ में एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ। देखो अनुप्रास तो था जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो, पर यमक वो होता है जहाँ पे कि जो हमारा है कि यहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो, यानी कि शब्द बार बार रिपीट होता रहे, शब्द बार बार रिपीट होता रहे, ठीक है। शब्द क्या होता रहे? बार बार रिपीट होता रहे, मतलब एक दो बार होता रहे, बट दोनों बार क्या उसके अर्थ अलग अलग हो। मान लो एक बार हुआ तो उसका कोई मतलब ही नहीं, दो बार हुआ तो एक बार कुछ और अलग, एक बार कुछ और, तीन बार हुआ तो तीनों बार कुछ अलग, चार बार हुआ चारों बार कुछ अलग, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे देखो काली घटा, घटा और घटा दो रिपीट हो रहा है, काली घटा का घमंड घटा। देखो पहला का अर्थ है काली घटा मतलब बादल, ठीक है। वर्षा काल में जो बादल होती है उसका उससे अर्थ है, आप नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नीचे भी हमने बहुत अच्छे से इसको रखा हुआ है प्रिपेयर करके, ठीक है। और नीचे है घटा, घटा मतलब कि वो कम हुआ, काली घटा का घमंड घटा यानी कि कम हुआ, घट गया, माइनस हो गया, घट गया, कम हो गया, ठीक है। चलो कनक कनक ते 100 गुनी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो वर्ण भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा अगर दो वर्ण भी हों और उसी में दो शब्द भी हों तो हम यमक को लेंगे, ना कि जो हमारा अनुप्रास है उस पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो शब्द भी हो रहे हैं। कनक तनक ते 100 गुनी मधिकाता या खाए बोराए नर या पाए बोराए, ठीक है। देखो इस पद में कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। पृथक कनक में अर्थ है सोना और दूसरे में है धतूरा, तो यहाँ पे दोनों का प्रथम में देखो यहाँ पे जो कनक है उसका अर्थ हो जाएगा सोना, सेकंड सोना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सोना। और इस वाले कनक का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे धतूरा, जो दिया है ये वाला हो जाएगा, ठीक है, धतूरा। और इस वाले का जो है कि सोना हो जाएगा, तो अर्थ बदल गया यानी कि ये हो गया। चलो माला फेरत जग जग गया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी के मन का फेर। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, कई बार एग्ज़ाम्स में होता क्या है मैं आपको बता दूं कि इतना जो पार्ट है ना, इतना इसका पार्ट ये गायब कर देता है, ठीक है। ये कर देता है गायब, ये क्या कर देता है? गायब, ठीक है। ये क्या कर देता है? गायब कर देता है, ठीक है। ये गायब कर देता है और सिर्फ आपको इतना दे देता है, जो ये शेष का जो बच गया इधर से भी जो ये बच गया इतना आपको ये दे देता है, और इतना ही में से दे देगा कर का मन का डारी के मन का फेर। तो इसमें भी आप यमक ही मारेंगे, एक चीज़ मेरा याद रखिएगा, इसमें भी आप यमक ही मारेंगे, क्योंकि बहुत बार यही पूछता है। और यहाँ पे देखिए दोनों का मन का शब्द का अर्थ दो बार हुआ है, पहली बार में मन का, क्योंकि देखो यहाँ से तो हमको कुछ लेना ही देना नहीं है, सबसे पहले मैं बता दूँ, क्योंकि शब्द की आवृत्ति से होता है ये। देखो ये होता है शब्द की आवृत्ति से, और पहले वाले जो इतना दूर का जो भाग है इसमें तो कोई शब्द की आवृत्ति हो ही नहीं रही है ना, कोई शब्द की तो आवृत्ति हो ही नहीं रही है, तो उससे हमको क्या करना है, ठीक है। मन का फेर तो इधर भी आ जा रहा है ना, मन का फेर, ठीक है। देखो मन का, देखो यहाँ पे दो शब्द जो आप देख रहे हो, एक जो है मन का यहाँ पे और एक जो है मन का यहाँ पे, इसको इनको इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ये मन का दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे मन का शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, पहली बार मनका का आशय माला के मोती और दूसरी बार मनका का आशय मन की भावनाओं से है।
अब देखो, कै कवि बेनी बेनी बयाल की चुराए लीनी। ठीक है जी, यहाँ पे भी देखो बेनी शब्द का अर्थ 2 बार आया है। ठीक है, बेनी शब्द जो है कि वो 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए, बेनी शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और पहली बार देखो दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहली बार बेनी का अर्थ कवि की तरफ से संकेत कर रहा है, कवि की तरफ संकेत कर रहा है, कवि की तरफ। बेनी मतलब कवि पहली बार में, और दूसरी बार में बेनी शब्द चोटी के बारे में बता रहा है, यानी कि जो पीक होती है, माउंटेन पीक आप लोग सुने होंगे इंग्लिश में, चोटी है ना, उसको बता रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो भी चोटी का अर्थ, चोटी मतलब बाल भी होता है। ठीक है ना, बट वो मुझे नहीं लगता कि हिंदी में उसका प्रयोग करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा भोजपुरी शब्द हो गया। देखो, श्लेष अलंकार, ये भी अर्थालंकार है, और उसके बाद अर्थालंकार खत्म हो जाएगा। देखो, ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। ठीक है, श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द तो एक आता है। ठीक है, बट उसके अर्थ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, देखो, रईमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उगरे मोती मानी सुन। देखिए यहाँ पे ये वो वाला है, आप श्लेष को ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, जो कि मतलब एक ही चीज़ रहेगी, है ना। मान लो अगर आप कुछ घर में करते हो तो उसके 10 डिसएडवांटेज बताएंगे। ठीक है, ये करोगे तो हम कुछ नहीं कर, मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा 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 10 डिसएडवांटेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका ओरिजिन जो उत्पत्ति हुई है वो यहीं से हुई है। एक शब्द, मान लो आपका कोई गंदी आदत है आपकी, ठीक है, या फिर कोई भी अच्छी आदत है उनको गलती लगती हो, ठीक है ना, और उन्होंने उसके 10 डिसएडवांटेज बता दिए, यानी कि 10 उसकी उसको करने से क्या हानि होगा आपको, वो बता दिया उन्होंने। तो यानी कि शब्द तो इसी के बारे में बात हो रही है, बट 10 बार इसके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। पहली बार जॉन्डिस होगा, दूसरी बार टाइफाइड होगा, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये। तो ये वैसे वाले अलंकार होते हैं। ठीक है, देखो, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन मोती, पानी गए ना उबरे मोती मानुस। देखिए, इस दोहे में रईमन ने पानी के 3 अर्थों का प्रयोग किया है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 1 का 10 प्रयोग करते हैं। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रईमन कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा विनम्र, यानी कि पानी होना चाहिए, मतलब विनम्रता, मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए, यानी कि पानी के तरह विनम्रता होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। पानी का तीसरा अर्थ जो है जल से है, जिसे आटे, यानी कि आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। ठीक है, रईमन का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म हो जाता है और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका कोई मूल्य नहीं है। अतः यह उदाहरण श्लेष के, देखो अब ये भी आप देख लो, यही आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होगा, आप इतना दूर इसको पढ़ लीजिए जो भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको इसका एग्जाम्पल का अर्थ भी जो है कि पता चल जाएगा। ठीक है, देखो ये भी वही है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख लीजिए, इसके बहुत सारे अर्थ। देखो, अब आता है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार का बस मैं आपको थोड़ा ऊपरी बात बता देता हूँ। ठीक है, और जिसके बाद कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी सारी ही चीज़ों को। ठीक है, इसमें बस ऊपरी मैं बात बता दे। देखो, अर्थालंकार जो होता है वो इसमें अर्थ से जो होती है सुंदरता बढ़ती है, और अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। मैं आपको इसमें से 2 बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, मानवीकरण में क्या है कि किसी नॉन लिविंग को, यानी कि किसी निर्जीव को सजीव बताया जाता है, लिविंग बताया जाता है। यानी कि मान लो बोला जाए पेड़ हंस दिया है, हवाओं ने आपके दरवाजे को खटखटाया, तो ऐसा क्या है, ये मानवीकरण है, अतिशयोक्ति नहीं है, ये मानवीकरण है। बहुत लोग अतिशयोक्ति पढ़े होंगे तो उनको कन्फ्यूज होता होगा। ठीक है, और अतिशयोक्ति क्या होता है? देखो, अतिशयोक्ति होता है हमारा कि इसमें हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे कि देखोगे, एक था, राणा ने देखा सोचा इस पार और घोड़ा था उस पार। ठीक है, तो मान लो कोई बोलता है कि मैं 5000 साल से जी रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, काव्य में इसका अलग प्रकार से प्रयोग हुआ, तो वो अतिशयोक्ति कह रहा है, मानवीकरण है। कोई 5000 साल से कोई जी ही नहीं सकता यार। ठीक है, तो वो अतिशयोक्ति है, बहुत बढ़ा चढ़, जो मतलब एक होता है ना फेंकने वाला, वो होता है। उत्प्रेक्षा में संभावना बताई जाती है। रूपक में बोला जाता है, देखो, उपमा में बोला जाता है किसी से आपकी तुलना की जाती है और बोला जाता है जैसा, उसके जैसा है, जैसा तैसा शब्द का प्रयोग होगा ही, उससा है ऐसा प्रयोग होगा ही, पर रूपक में इसका एकदम विपरीत है।
बोला जाता है कि आपकी उसकी तुलना तो की जाएगी, बट आप वही हैं, इसमें जैसा फैसा सब गया, ठीक है, बस आप वही हैं, ये प्रयोग किया जाता है। बाकी में हम एग्जाम्पल से देखेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।